हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव आनुवंशिकी का अगला और आखिरी भाग, और वो है मानव आनुवंशिक रोग। जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स की शुरुआत में मैंने कहा था आपसे कि रोगों पर ही सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। मानव के सामान्य लक्षणों की वंशानुगति इतनी ज़्यादा अध्ययन नहीं हुई जितना आनुवंशिक विकारों का अध्ययन हुआ है। उसकी एक वजह यह भी है कि आनुवंशिक विकारों से समस्या ज़्यादा है। आनुवंशिक विकारों का आज तक भी हमारे पास में कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि अगली पीढ़ी में आए नहीं, ऐसा कुछ किया जाए। जब इलाज न हो तो बचाव ही उपचार होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें वंशानुगति जाननी पड़ती है। अगली पीढ़ी में कोई रोग आए या नहीं आए, इसके लिए वंशानुगति पता होनी चाहिए, और फिर इसीलिए रोगों की वंशानुगति ज़्यादा अध्ययन की गई। अब हमें चैप्टर के एंड में मानव के कुछ आनुवंशिक विकारों के बारे में दे रखा है। ये विकार कौन कौन से हैं, थोड़े बहुत उदाहरण भी दे रखे हैं। तो जो मुख्य विकार हैं, कैसे वो विकसित होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मानव के आनुवंशिक विकार, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। वैसे अगर मैं डिसऑर्डर को परिभाषित करूं तो किसी जीन या गुणसूत्र में म्यूटेशन, मानव के जो आनुवंशिक विकार हैं ये किसी जीन या गुणसूत्र में म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। परिवर्तन, जीन में परिवर्तन या जीन में म्यूटेशन, गुणसूत्र में परिवर्तन, इनकी वजह से जो असामान्य अवस्था उत्पन्न होती है, म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुई असामान्य अवस्था को हम आनुवंशिक विकार कहते हैं। तो शरीर में कुछ असामान्य स्थिति, और ये असामान्य स्थिति किसी जीन में म्यूटेशन से या किसी गुणसूत्र में म्यूटेशन से या इनमें परिवर्तन से आती है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली जीन में म्यूटेशन जो है वही आनुवंशिक विकार है, लेकिन गुणसूत्र वाले रोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ असामान्य अवस्थाएं जो जीन में परिवर्तन और गुणसूत्रों में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होती हैं, और अब तक हम कई प्रकार के मानव में आनुवंशिक विकार खोज चुके हैं, और बल्कि नए नए पता चलते जा रहे हैं, ठीक है। हम इन सारे आनुवंशिक विकारों को दो समूह में बांट सकते हैं, एक मेंडेलियन विकार और एक गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार में वो रोग रखेंगे जो जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, और गुणसूत्रीय विकार में हम वो रोग रखेंगे जो गुणसूत्रों में परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं। एक्चुअली गुणसूत्रों में जब परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं कि सीधा जीन में भी परिवर्तन, ठीक है। और जीन के अंदर परिवर्तन होने का मतलब है सीधा उसके डीएनए में, उसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में परिवर्तन होना, जो वास्तव में आनुवंशिक विकार की श्रेणी में आता है। ओके, अब हम इसमें सबसे पहले लेंगे मेंडेलियन विकार, यानी कि जीन में म्यूटेशन से होने वाले रोग, मेंडेलियन विकार पर बात करेंगे। मेंडेलियन विकार किसी जीन में म्यूटेशन से उत्पन्न होंगे। अब देखो म्यूटेशन से रोग कैसे होगा, थोड़ा सा हम इसकी क्रियाविधि समझें। मैंने आपको बताया था कोई जीन जो कि डीएनए का खंड है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाता है, उसमें आनुवंशिक सूचना लिखी हुई है प्रोटीन की, वो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है और ये सूचना एमआरएनए पे आ जाती है। फिर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम टीआरएनए की मदद से प्रोटीन संश्लेषण करता है, और ये सूचना अंततः एक एंजाइम में एक प्रोटीन के रूप में आ जाती है। फिर ये एंजाइम कार्य करता है, ये प्रोटीन काम करता है, और तब लक्षण बनता है। ये लक्षण के बनने की क्रियाविधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए किसी जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा। ये होगा कि भाई कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, या फिर कुछ बना तो वो असामान्य बनेगा। तो असामान्य प्रोटीन एंजाइम बने या कुछ न बने, बात एक ही है। कुल मिलाकर के एक एंजाइम या प्रोटीन बन रहा था अब वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा, किसी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होगा क्या, ये एंजाइम हमारे विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में काम आते हैं, ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं है तो उपापचय की वो अभिक्रिया भी नहीं होंगी, तो एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण कोई उपापचयी अभिक्रिया रुक जाएगी। समझ में आई बात। अब उपापचयी अभिक्रिया रुकने से हमें दो प्रभाव दिखते हैं। किसी उपापचयी अभिक्रिया के रुकने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसी पदार्थ का या तो जमाव या कमी दिखाई देगी। इनसे कोई उपापचयी क्रिया अगर रुक जाए तो या तो कुछ पदार्थों का जमाव दिखेगा या कुछ पदार्थों की कमी दिखेगी, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उपापचयी क्रियाएं कौन सी है। उपापचय को हम दो भागों में बांटते हैं, उपचय और अपचय, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर में दो ही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, संश्लेषणात्मक अभिक्रिया एनाबॉलिज्म और विघटनकारी अभिक्रियाएं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। विघटनकारी अभिक्रियाओं में किसी बड़े जटिल हानिकारक पदार्थ जो कि शरीर में बन गया उसे नष्ट किया जाता है, ठीक है। और एनाबॉलिक कार्यों में क्या होता है, छोटे छोटे रॉ मटेरियल द्वारा उनका अच्छे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अगर कोई एंजाइम
कैटाबोलिक अभिक्रिया का, विघटनकारी अभिक्रियाओं का एंजाइम है और मान लो वो अनुपस्थित है, तो क्या होगा? वो किसी का विघटन कर रहा था और हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर रहा था। अब अगर वो एंजाइम नहीं है तो जिसका विघटन कर रहा है उसका विघटन नहीं होगा और वो पदार्थ जमा होने लगेगा। तो जब भी कैटाबोलिक अभिक्रिया या विघटनकारी अभिक्रियाओं के एंजाइम अनुपस्थित होंगे तो शरीर में पदार्थों का जमाव होगा या हानिकारक पदार्थ होंगे जिनका जमाव होगा, और इनके जमाव की वजह से जो असामान्य स्थितियां होगी वही रोग कहलाएगा। अगर मान लो कोई एंजाइम एनाबोलिक अभिक्रियाओं का हुआ तो एनाबोलिक अभिक्रियाओं में संश्लेषण होता है उपयोगी पदार्थों का, और अगर वो एंजाइम नहीं है तो संश्लेषण नहीं होगा। संश्लेषण नहीं होगा तो किसी अच्छे उपयोगी पदार्थ की शरीर में कमी हो जाएगी, वहां कमी होने की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो रोग हो जाएगा। तो पदार्थों के जमाव से भी रोग हो सकता है और कमी से भी। एनाबोलिक कार्यों के एंजाइम अनुपस्थित है तो कमी रहेगी, कैटाबोलिक वालों में जमाव रहेगा, और इनसे जो असामान्य अवस्था उत्पन्न होती है उसी को हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए कि विकार आखिर बन क्यों रहे हैं। जरा इसमें भी कॉमन सेंस लगाइए कि जमाव की वजह से होने वाला रोग ज्यादा हानिकारक होगा या कमी की वजह से होने वाला रोग ज्यादा हानिकारक होगा। तो इतना दिमाग हम लगा सकते हैं कि जमाव की वजह से जो रोग होगा वो ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि वो वैसे भी एक तो विषैले पदार्थ हो सकते हैं और शरीर में इधर उधर कई जगह पर जम जाएंगे, कहीं भी इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसे में उनको हर जगह से निकाल पाना संभव नहीं होगा, और इसलिए शरीर में कई जगहों पर एक साथ परेशानी होगी, रोग भी बड़ा भयानक होगा। अगर किसी कमी की वजह से रोग हो रहा है, कोई उपयोगी पदार्थ शरीर में नहीं बन रहा, कमी की वजह से रोग हो रहा है, तो उसमें तो आप ये कर सकते हो कि जिस चीज की कमी है उसको बाहर से ला के दे दो, इंजेक्शन के माध्यम से उसको खिलाकर कैसे भी। तो कमी अगर है तो उसे बाहर से देकर पूरी कर सकते हैं, बट जमाव वाले को निकाल नहीं पाएंगे, और इसीलिए जमाव वाले जो रोग हैं वो ज़्यादा हानिकारक देखे जाते हैं, और रोग हमें मिले भी वही ज़्यादा हैं। ये जितने भी मेंडेलियन विकार जो जीन की म्यूटेशन की वजह से हो, क्योंकि जीन है इसमें, तो ये सीधे सीधे मेंडेलियन पैटर्न की वंशानुगति दर्शाएं। आखिर इनको मेंडेलियन रोग क्यों कह रहे हैं, मेंडेलियन विकार? इसका अर्थ ये नहीं कि कोई मेंडल के विकार है या मेंडल को कोई विकार था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दर्शाते हैं। वंशानुगति का मेंडेलियन तरीका ही इनका भी तरीका है, इसलिए ये मेंडेलियन विकार कहे जाते हैं। ये विकार जीन के अप्रभावी एलील से या प्रभावी एलील से किसी से भी हो सकते हैं। ये रोग प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। वैसे मुख्यतः कौन से होंगे? अप्रभावी। प्रभावी ज्यादातर अच्छे जीन होते हैं, कभी कभी रोगी हो सकते हैं। ज्यादातर केस में अप्रभावी एलील जो म्यूटेशन से बना उससे रोग होता है, ठीक है। ज्यादातर रोग अप्रभावी है, कुछ होंगे जो प्रभावी हो सकते हैं। दूसरा, इन रोगों के जीन गुणसूत्रों में हो सकता है ये ऑटोसोम पर हो सकता है लिंग गुणसूत्रों पर हो। तो इनके जीन की लोकेशन जो है ये ऑटोसोमल हो सकती है या लिंग गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, प्रभावी एलील से हो सकते हैं या अप्रभावी एलील से। बट ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक जीन के दोनों एलील अर्थात प्रभावी अप्रभावी दोनों एलील रोग पैदा नहीं करते, कोई एक ही एलील रोग पैदा करता है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों ही एलील रोग पैदा ना करें, दोनों ही अच्छे भी हो सकते हैं, बट दोनों रोग पैदा नहीं कर सकते। रोग किसी एक से ही होता है और ज्यादातर केस में वो अप्रभावी से होता है। समझ गए? चलिए, अब हम इसमें भी मेंडेलियन विकार को दो भागों में बांटेंगे, ऑटोसोमल विकार और लिंग संलग्न विकार। कुछ हम ऑटोसोमल के उदाहरण लेंगे, कुछ सेक्स लिंक्ड के उदाहरण लेंगे। उदाहरण में हम उन रोगों के बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे कि हर रोग में क्या चीज की कमी या कौन से जीन में म्यूटेशन से रोग हो रहा है, उसका कारण क्या है और रोगों के सिम्टम क्या हैं। बस ये दो चीज ध्यान रखिए। और तीसरी चीज उसकी वंशानुगति कि वो ऑटोसोमल प्रभावी है अप्रभावी है, कैसा है। और हम रोग ज्यादातर वही ले रहे हैं जो हमारे विभिन्न जगहों पर उदाहरणों में काम आए हैं, बाकी तो रोग बहुत सारे हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑटोसोमल विकार से। और ऑटोसोमल विकार में सबसे पहले लेते हैं एलकेप्टोन यूरिया। एलकेप्टोन यूरिया, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज काला मूत्र रोग भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग की खासियत क्या है कि यह पहला खोजा गया मानव का आनुवांशिक विकार है और खोज इसकी आर्चिबाल्ड गेरोड द्वारा की गई। गेरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं और उन्होंने रोगों से ही अध्ययन शुरू किया था। तो पहला मानव का पहला आनुवांशिक विकार जो खोजा गया वो एलकेप्टोन यूरिया था। और ये बात तो मैं चैप्टर की शुरुआत में पहले दिन भी बताता हूँ। ठीक है, और इसमें
प्रॉब्लम क्या रही, ये इसकी वंशानुगति क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि ये रोग ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है और ये शरीर में एक एंजाइम की अनुपस्थिति से होता है। एंजाइम कौन सा, ये एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ये होता है। ये जो एंजाइम है ये हमारे शरीर में, लीवर में और किडनी में ये जो एसिड बनता है होमोजेंटिसिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन करके इसको नष्ट करता है, विघटित करता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले होमोजेंटिसिक एसिड का विघटन करता है ये एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसिक एसिड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं, बल्कि ये इसका इकट्ठा होना हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना ये ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की अनुपस्थिति से होता है। पहला खोजा गया एंजाइम है। अब इसके हम रोग के मुख्य लक्षण भी देख लें कि इसमें रोग में क्या क्या मुख्य लक्षण रहेंगे। इसमें देखिए सीधी सी बात है, जब वो एंजाइम अनुपस्थित है तो लक्षण में सबसे मेन चीज क्या है कि शरीर में होमोजेंटिसिक एसिड का जमाव होने लगेगा। अब ये इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि विघटनकारी है तो ये जमाव होगा। अब इसका जमाव होगा तो जमाव होने पर क्या होता है, ये मूत्र में अधिक मात्रा में आने लगता है। ठीक है, जिस रोग के नाम में यूरिया लिखा है मतलब वो मूत्र से पहचाना जाता है, एल्केप्टोन यूरिया। एल्केप्टोन जो है ये होमोजेंटिसिक एसिड का कॉमन नेम है और ये मूत्र में सबसे ज्यादा दिखता है और यहीं से पहचान में आता है। कैसे, जैसे ये होमोजेंटिसिक एसिड ये एल्केप्टोन हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और काले रंग का वर्णक बन जाता है। इसलिए मूत्र जैसे ही शरीर से बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है वो काले रंग का हो जाता है। इस रोग का नाम इसलिए काला मूत्र रोग भी कहते हैं और जन्म लेते ही बच्चों में दिखाई दे जाता है। बिल्कुल नवजात शिशुओं में ये नजर आ जाता है। इसमें एसिड की अधिकता के कारण मूत्र हवा के संपर्क में आने पर काले रंग का हो जाता है। ये इसका पहचाना जाने वाला सबसे मुख्य लक्षण है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा अब ये होमोजेंटिसिक एसिड शरीर में जब इकट्ठा होता है तो अलग अलग कई जगह इसका जमाव दिखता है। जैसे ये हमारे कान और नाक का जो कार्टिलेज जो उपास्थि होती है वहाँ जमा हो जाता है और धीरे धीरे उसका वहाँ ऑक्सीडेशन होने लगता है तो कान और नाक हमें बाहर से भी काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। ये एक और लक्षण दिखता है। दूसरा सिम्टम क्या है, ये हमारे जोड़ों में, घुटनों में, हाथ के जोड़ों में जमा हो जाता है। इसके जो वर्णक होते हैं काले रंग के, ये कण जो है वहाँ जमा हो जाते हैं और इसके वहाँ जमा होने से जोड़ जब हम मूव करते हैं तो दर्द होने लगता है। एक प्रकार का गठिया आर्थराइटिस हो जाता है जोड़ों में जमाव से, एक तरह का गठिया के वैसे कई और भी कारण हैं। ये एक प्रकार का कारण है कि जोड़ों में कुछ भी जमा होगा तो जोड़ों में दर्द होगा। जोड़ों के दर्द को एक तरह से गठिया कहते हैं। कारण कई सारे हैं, इनमें से एक कारण ये भी है। तीसरी एक और चीज, ये होमोजेंटिसिक एसिड हमारे किडनी में जमा हो जाता है और किडनी में इससे पथरी बन जाती है, किडनी रेनल स्टोन बन जाते हैं। तो ये कुछ और सिम्टम हैं जो इसके जमाव होने की वजह से दिखाई देते हैं। फिर ये तो खैर शुरुआती चीज है, फिर जैसे जैसे थोड़ा समय और निकलता है तो ये जमाव बढ़ता जाता है, शरीर के कई अंग काम करने रुक जाते हैं और अंततः मृत्यु तक हो जाती है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया, एल्केप्टोन यूरिया एंजाइम। ध्यान रखना, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की अनुपस्थिति के कारण ऑटोसोमल अप्रभावी रोग और इसके सिम्टम ध्यान रखने। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्केप्टोन यूरिया लगभग साथ साथ ही खोजे गए थे। एक्चुअली गैरोड ने 3 रोग एक साथ खोजे थे और ये तीनों एक ही उपापचयी क्रिया के ही 3 रोग हैं, एल्केप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्बिनिज्म। इनमें उपापचयी प्रोसेस एक ही है जिसके अलग अलग एंजाइम अनुपस्थित होने से ये अलग अलग रोग हो रहे हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया PKU भी बोलते हैं, ये भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है और ये शरीर में एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की अनुपस्थिति के कारण होता है। अब यहाँ एंजाइम बदल गया, अब ये दूसरे जीन में म्यूटेशन हुआ तो ये एंजाइम एब्सेंट हो गया। अब ये एंजाइम क्या काम आता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हमारे शरीर में ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। फिनाइल एलेनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो अम्ल है जो हमारे शरीर में हम तो नहीं बनाते, हमें तो ये भोजन में आता है बाहर से, तो हम भोजन के थ्रू इसको ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में जाकर ये एंजाइम इसको टायरोसिन में बदल देता है और टायरोसिन जो है ये अत्यंत उपयोगी, ये काफ़ी उपयोगी पदार्थ है, शरीर में इसका काफ़ी उपयोग है। ये इवन हमारा जो मेलेनिन वर्णक होता है, मेलेनिन वर्णक बनाने में काम आता है और भी कई जगहों पर काम आता है। टायरोसिन का ज़्यादा उपयोग है, लेकिन टायरोसिन सिर्फ इसी से नहीं बनता, टायरोसिन तो और भी कई चीज़ों से बनता है शरीर में।
ठीक है। अब अगर ये एंजाइम अनुपस्थित है तो सीधी सी बात क्या होगी कि फिनाइलएलेनिन जो हम खा रहे हैं भोजन में वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है, इसका जमाव होने लगता है, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। टायरोसिन की जरूर कमी होगी थोड़ी, लेकिन टायरोसिन अनुपस्थित नहीं होगा, क्योंकि टायरोसिन और भी कई चीज़ों से बनता है। थोड़ी कमी देखी जा सकती है, बाकी इसका जमाव हमारे लिए ज़्यादा परेशानी करेगा। इसकी कमी से इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बनेगा, दूसरे तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इस रोग में देखिए सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। तो इसके जो सिम्टम रहेंगे, ठीक है, शरीर में फिनाइलएलेनिन का जमाव होने लगेगा, और फिनाइलएलेनिन का जमाव होगा तो अब उससे क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो ये फिनाइलएलेनिन जब इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होते होते ये कई अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है व्युत्पन्न में, और विषैले अम्ल बना देता है। ये विषैले डेरिवेटिव्स बनाता है, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, इस प्रकार के। तो फिनाइलएलेनिन के जमाव से कुछ ऐसे विषैले एसिड बनते हैं। ये एसिड और फिनाइलएलेनिन स्वयं ये सभी फिर मूत्र में अत्यधिक मात्रा में आने लगते हैं, और इसमें मूत्र में आते हैं और यहीं से ये पहचान में आते हैं, इसीलिए इसे यूरिया कहा है, फिनाइल कीटोन यूरिया। समझ में आई बात। और यहाँ ध्यान रखिएगा, मूत्र की एक विशिष्ट गंध यहाँ पर हमें विशिष्ट गंध महसूस होती है, और ये इसी से पहचान में आते हैं। और करीब करीब यूँ समझिए ये मरे हुए चूहे जैसी गंध आती है इसकी, और ये भी नवजात शिशुओं में दिखाई देने लगता है। पिछले रोग में तो मूत्र काले रंग का हो गया था, यहाँ रंग नहीं बदलता, लेकिन यहाँ बड़ी अजीब सी गंध आती है। ये इस फिनाइलएलेनिन की अधिकता और इन सारे अम्लों की अधिकता की वजह से आती है। और ये फिनाइलएलेनिन जब शरीर में बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्क की नर्व कोशिकाओं में पड़ता है, और देखा गया है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं का परिपक्वन और माइलिनेशन प्रभावित होता है। नर्व सेल में आपने पढ़ा होगा माइलिन शीथ होती है, बड़ी जरूरी होती है। तो जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो मस्तिष्क का जो विकास हो रहा होता है उसमें मस्तिष्क की जो कोशिकाएं जो कि नर्व सेल्स हैं उनका परिपक्वन ढंग से नहीं हो पाएगा, माइलिन शीथ अच्छे से नहीं बनती है, माइलिनेशन प्रभावित होता है, और इस वजह से ब्रेन का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। अल्प विकास, अल्प विकसित मस्तिष्क होगा। अल्प विकसित मस्तिष्क के कारण फिर और कई प्रकार के सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, वो जो बालक रहेगा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा होगा, उसमें मस्तिष्क के पूरी तरह से विकास नहीं होने की वजह से उसमें समय समय पे दौरे पड़ते हैं, फिट्स आना कहते हैं, दौरे पड़ना, या और भी कई तरह के। मस्तिष्क के विकास नहीं होने की वजह से शरीर के कई दूसरे अंग भी ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है, मांसपेशियां और गतिशीलता, चलना वगैरह, ये सब चीज़ों में भी दिक्कत आती है। मतलब ये तो शुरुआती सिम्टम है, फिर और ये सिम्टम से सिम्टम बढ़ते जाएंगे। ये सभी आप देखिए प्लियोट्रोपिक रोग हैं। जीन की वजह से एक लक्षण, फिर उससे और लक्षण, फिर उससे और लक्षण, और एक जीन से कई लक्षण। ठीक है, तो ये सब प्लियोट्रोपी है। एनसीईआरटी ने तो प्लियोट्रोपी को उदाहरण में दिया ही इसी रोग को, फिनाइल कीटोन यूरिया। जितने भी आनुवंशिक विकार है सभी प्लियोट्रोपी है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके भी ये सिम्टम ध्यान रखने। तो फिनाइल कीटोन यूरिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति से हो रहा है, और ये एंजाइम नहीं होने की वजह से शरीर में फिनाइलएलेनिन की मात्रा बढ़ती है। उससे एक तरफ मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता है, और यूरिन में भी ये बहुत अधिक मात्रा में आने लगता है। ठीक है, तो एल्केप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया दो बड़े मिलते जुलते से रोग हैं, और ये एक ही जैसे उपापचयी प्रक्रियाओं में आए हैं। अलग अलग एक ही प्रोसेस है जिसके अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता और इसी की प्रोसेस का अगला जो रोग है वो है एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, तीसरा उदाहरण। और तीनों रोग को गेरोड ने एक साथ ही खोजा था। ठीक है, एल्बिनिज्म, रंजकहीनता ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, और इसका तो हम कई बार अपने क्रॉस वगैरह के क्वेश्चन में भी उपयोग में लाते हैं अक्सर। ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, अप्रभावी एलील से होता है। रंजक मतलब हमारे शरीर का वर्णक, और वर्णक नहीं होना ये रोग है रंजकहीनता। इसमें एक्चुअल में शरीर में एक एंजाइम टायरोसिनेज की अनुपस्थिति होती है। ये टायरोसिनेज एंजाइम अनुपस्थित होता है, और टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, ये एक कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन, उसको मेलेनिन वर्णक में कन्वर्ट करता है। ये वर्णक है मेलेनिन वर्णक में। और ये क्या है, जो पिछला रोग था उसी के आगे की अभिक्रिया है। फिनाइलएलेनिन से क्या बना था, टायरोसिन, जो एंजाइम था फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद वो टायरोसिन जो होता है वो बदलता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन में, और फिर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन से मेलेनिन बनता है। ठीक है, सो टायरोसिन से डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन बनना और वहां से फिर मेलेनिन बनने की इन दोनों स्टेप में ये एंजाइम काम आता है टायरोसिनेज।
तो टायरोसिनेज नहीं होने पर अंततः मेलेनिन वर्णक नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर देखिए टायरोसिन या डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन के जमाव की समस्या नहीं, टायरोसिन तो और भी कई जगह काम आता है, तो वो उधर काम आ जाएगा, लेकिन मेलेनिन के नहीं बनने से ये रोग होगा। अब मेलेनिन मानव शरीर का मुख्य वर्णक है, मुख्य पिगमेंट है, जो हमारी त्वचा में, बालों में, आंखों में, सब जगह जो वर्णक पाया जाता है ये मेलेनिन है। और ये वर्णक होना जरूरी है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। ये शरीर के आंतरिक ऊतकों को उच्च प्रकाश तीव्रता और उच्च तापमान से बचाता है। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी से हमारे अंदर के टिश्यूज डैमेज ना हो, इसके लिए ये वर्णक रहता है। जितना उच्च प्रकाश में रहेंगे, जितना उच्च तापमान वाली जगह पे रहेंगे, वहाँ मेलेनिन वर्णक ज़्यादा होगा, वहाँ के लोगों का रंग गहरा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा वर्णक चाहिएगा। और ये जरूरी है ताकि इससे आंतरिक ऊतक बचे रहें। अब क्या होता है, जब ये वर्णक बन ही नहीं रहा तो बच्चे में, नवजात शिशु में जन्मजात वर्णकहीन अवस्था पैदा होती है। तो इसके जो रोग के लक्षण है, टायरोसिनेज की अनुपस्थिति के कारण शरीर में मेलेनिन वर्णक नहीं बनता, ठीक है। और इसीलिए त्वचा में, बालों में, आंखों में कहीं भी वर्णक नहीं रहेंगे, सभी वर्णकहीन रहते हैं, पिगमेंटलेस अवस्था। ऐसे बच्चों को कई बार आम बोलचाल की भाषा में सूर्यमुखी भी कहते हैं, ठीक है। ये रोग ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जन्मजाति मृत्यु हो जाए। फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया में तो बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, कुछ ही समय वो जी पाते हैं, कुछ महीने, कुछ साल। लेकिन रंजकहीन बच्चे जो हैं वो फिर भी लंबा जी लेते हैं। एक्चुअली इसमें वर्णक की अनुपस्थिति, आप देखो कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, वो सफ़ेद नहीं है, वो रंगहीन अवस्था है, ठीक है, आँखें वगैरह सब कुछ। अब इनको समस्या क्या होती है, ऐसे व्यक्ति को धूप में, बाहर लाइट में, तेज प्रकाश में जाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उस तेज प्रकाश से उनकी त्वचा जल जाती है, आंखों में नष्ट हो जाते हैं, आंखों का रेटिना तक खराब हो जाता है। तो ये जो होते हैं, ये आंतरिक ऊतकों एवं आंखों में उच्च प्रकाश की वजह से नुकसान होता है, ये एक उनको समस्या आती है। हालांकि इससे कोई सीधी मृत्यु नहीं हो जाएगी। अब ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को अच्छे से इनको ढक करके और आंखों पे बड़ा गहरा चश्मा लगा करके निकलना होता है, ताकि लाइट का इफेक्ट कम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी आंखें डैमेज होंगी। और त्वचा में भी सनबर्न हो जाता है, त्वचा जल जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जो है फोटोफोबिया रहता है। फोटोफोबिया का मतलब क्या है, फोटोफोबिया का मतलब हुआ प्रकाश से डर होना। ये व्यक्ति ज़्यादा तेज प्रकाश में जाने से डरते हैं, प्रकाश से डर रहता है, ठीक है। इनमें सनबर्न होता है, अक्सर इनकी त्वचा धूप में या प्रकाश के संपर्क में आने पर जल जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर इन व्यक्तियों को उच्च तापमान, उच्च प्रकाश से बचाया जाए तो ये काफ़ी लंबे समय तक जी लेते हैं। इनका कोई इस तरह से ऐसे किसी इस मेलेनिन की कमी से यूँ डायरेक्ट मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स रहेंगे। मैंने आपको अब तक 3 मेंडेलियन विकार बताए, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म। ये तीनों विकार एक ही उपापचयी प्रोसेस के अलग अलग एंजाइम की अनुपस्थिति से होता है, ठीक है। इसमें होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की अनुपस्थिति से, होमोजेनेटिक एसिड के जमाव होने की वजह से एल्केप्टोन्यूरिया हुआ। फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण फिनाइलएलेनिन के टायरोसिन में नहीं बदलने से फिनाइलएलेनिन के जमाव की वजह से फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया। और फिर आगे ये जो टायरोसिन है, ये डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन और डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन से मेलेनिन बनता है, और यहाँ काम आता है एंजाइम टायरोसिनेज। और टायरोसिनेज एंजाइम के नहीं होने पर मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनता और रंजकहीन अवस्था पैदा होती है, और इसी को रंजकहीनता या एल्बिनिज्म रोग कहते हैं। तीनों ही रोग ऑटोसोमल अप्रभावी हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों के एंजाइम ध्यान रखने हैं और तीनों में कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑटोसोमल डिजीज़ देखें। अगली डिजीज़ होती है टे सेक्स डिजीज़, ठीक है। टे सेक्स डिजीज़, इसे हम कॉमनली कई बार TSD भी कहते हैं, टे सेक्स डिजीज़, TSD, ठीक है। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, जैसे कि पहले के बताए थे उसी तरह से। और ये जो है टे सेक्स डिजीज मानव के शरीर के वसा उपापचय से संबंधित रोग है।
ठीक है, इसका नाम भी हमें कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मिलता है एज एन एग्जांपल। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव रोग का उदाहरण है, वसा उपापचय से संबंधित रोग है और उस उपापचय में एक एंजाइम काम आता है जो यहाँ नहीं बनता। इसमें देखिए एक एंजाइम है हेक्सोजैमिनिडेज एंजाइम, नहीं बनता है। यह एंजाइम हेक्सोजैमिनिडेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। अब ये हेक्सोजैमिनिडेज एंजाइम क्या करता है, ये गैंग्लियन सेल्स आप जानते हैं जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उसके आसपास की सेल्स को कहते हैं। तो ये गैंग्लियन सेल में एक लिपिड होता है गैंग्लियोसाइड GM2, ये लिपिड वहाँ वसा उपापचय में बनता है, ठीक है, और इसका विघटन करना जरूरी होता है। तो गैंग्लियन सेल में एक लिपिड बनता है गैंग्लियोसाइड GM2, इसका विघटन करता है ये एंजाइम हेक्सोजैमिनिडेज। तो हेक्सोजैमिनिडेज एंजाइम का पहले काम समझ में आ जाना चाहिए कि गैंग्लियन सेल्स के अंदर गैंग्लियोसाइड GM2 लिपिड का विघटन करता है, ठीक है। अब अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, इसके जीन में हो गया म्यूटेशन और ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि गैंग्लियन सेल्स के अंदर गैंग्लियोसाइड GM2 लिपिड का जमाव होने लगेगा और ये पूरा रोग उसी जमाव से बनता है। इस रोग के अगर हम मुख्य सिम्टम देखें तो इसके सिम्टम देखिए क्या है, शरीर में गैंग्लियोसाइड GM2 का जमा होने लगता है, विशेष रूप से गैंग्लियन सेल्स में। अब गैंग्लियन सेल में जब ये लिपिड का जमाव होता है, गैंग्लियन सेल के जस्ट पास में होती है नर्व सेल्स, तो इससे नर्व सेल्स में भी काफी इफेक्ट आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्व सेल्स की जो माइलिन शीथ होती है, नर्व सेल्स में माइलिन शीथ आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, माइलिन शीथ नष्ट होने लगती है। इस लिपिड के जमाव की वजह से माइलिन शीथ नष्ट होने लगती है। माइलिन शीथ नष्ट होनी है तो आपका जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है पूरा नर्व सेल से बना हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इस रोग के अंदर कहने को ये वसा उपापचय संबंधित रोग है, लेकिन इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है ये सबसे ज्यादा नष्ट होता है, प्रभावित होता है। और जब ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रभावित होगा तो इससे परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, तो हमें कुछ इस तरह के सिम्टम दिखेंगे। एक तो प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आयु बढ़ने के साथ बढ़ने वाला, पैरालिसिस हम जानते हैं लकवे को कहते हैं। तो जब हमारा मस्तिष्क में काफी नुकसान होगा तो प्रोग्रेसिव पैरालिसिस यानी कि आयु बढ़ने के साथ शरीर के विभिन्न भाग काम करना बंद कर देते हैं और पैरालिसिस लकवा होने लगता है। साथ साथ में व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहता और मेंटल रिटार्डनेस को कहते हैं मानसिक विक्षिप्तता। तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त भी होता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है। साथ में मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नष्ट होने में कई बार वो भाग भी नष्ट होता है जो हमारी दृष्टि और आंखों के लिए रहता है, और इसलिए कई बार विजुअल डिफेक्ट यानी कि ढंग से दिखाई नहीं देता है और अंधता भी हो सकती है। तो देखने में दिक्कत हो सकती है, अंधता भी हो सकती है। ऐसे और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जब हमारा ब्रेन के विभिन्न हिस्से या ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा, स्पाइनल कोड ढंग से काम नहीं करेगा, तो शरीर के कई हिस्से असामान्य व्यवहार करें, और यही इस रोग का सिम्टम भी होता है, ठीक है। तो ये तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर था, टे-सेक्स डिजीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और डिजीज लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका भी नाम हम कई बार क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पर सुनते हैं। ये भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, ऑटोसोमल रिसेसिव रोग। इसका पुराना नाम है म्यूकोविसिडोसिस, इसको हम म्यूकोविसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये जो है शरीर में एक प्रोटीन के अभाव की वजह से बनता है। ये रोग जो है ऑटोसोमल रिसेसिव रोग एक विशेष प्रोटीन CFTR प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। CFTR प्रोटीन एक झिल्ली प्रोटीन है, मानव की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ये झिल्ली प्रोटीन है और कोशिकाओं में पाया जाता है तथा ये झिल्ली में रह करके आयन परिवहन, आयन ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से क्लोराइड आयन और बाकी दूसरे भी आयन्स। तो आयन परिवहन कोशिकाओं के संतुलन के लिए बड़ा जरूरी है और ये झिल्ली में रहने वाला प्रोटीन आयन ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करता है। ओके, CFTR का अगर पूरा नाम भी जानना चाहे तो इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन नहीं बनता है, जीन में म्यूटेशन हो गया, CFTR प्रोटीन नहीं बना। ये झिल्ली प्रोटीन है जो आयन परिवहन के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं बनेगा तो इस रोग के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो उसी से संबंधित होंगे। अब CFTR प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण मानव कोशिका में आयन परिवहन और विशेष रूप से क्लोराइड आयन परिवहन असामान्य हो जाता है।
आयन परिवहन असामान्य हो जाता है और आयन असंतुलन, कोशिकाओं में आयनिक असंतुलन देखने को मिलता है। तो इमीडिएट सिम्टम तो यही है कि आयन परिवहन डिस्टर्ब हो जाता है, आयनिक असंतुलन हो जाता है। अब इन आयनिक असंतुलन का शरीर के कई बड़े बड़े कार्यों में प्रभाव पड़ेगा, जिसका एक जो हमें सबसे ज्यादा जो चीज दृष्टिगोचर होती है वो हम बता रहे हैं कि आयन असंतुलन से बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आएंगी। जैसे एक हमने इसमें नोट की कि इस कारण से शरीर की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, देखिए दो तरह की ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो शरीर की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा श्लेष्मा बनाने लग जाती है। ये एक असामान्यता जो आयन से असंतुलन से पैदा हुई है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा श्लेष्मा म्यूकस बनाने लगती है और ये म्यूकस शरीर के विभिन्न भागों में जमा हो जाता है। विशेष रूप से ये फेफड़ों में, लंग्स में, पैनक्रियाज में जमा होता है। अब फेफड़ों में हम कई बार कहते हैं पानी भर जाना, हालांकि फेफड़ों में द्रव का भरना कई सारे रोगों में होता है, केवल यही एक रोग नहीं है। इसमें भी एक गाढ़ा श्लेष्मा फेफड़ों में भर जाता है, ठीक है, म्यूकस भर जाता है। इसीलिए इस रोग का पुराना नाम था म्यूकोविसिडोसिस। और लंग्स के अंदर म्यूकस के भर जाने से फेफड़ों के उत्तक, लंग्स के टिश्यूज नष्ट हो जाते हैं, फेफड़े नष्ट होने लगते हैं। ये जो लक्षण है ये बहुत स्पष्ट दिखते हैं हमें। साथ में पैनक्रियाज में जमा होने लगता है, तो पैनक्रियाज की जो नलिका है जो डियोडिनम में खुलती है, उस नलिका के अंदर ये जमा हो जाता है और ये यहाँ पर एक पथरी जैसा सिस्ट बना देता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक नलिका में एक फाइब्रस सिस्ट, तंतु युक्त फाइब्रस सिस्ट बन जाता है और नलिका ब्लॉक हो जाती है। इसलिए पैनक्रियाज का जो द्रव है वो आंतों में, डियोडिनम के अंदर नहीं जा पाता और पैनक्रियाज का द्रव पाचन में मदद करता है और ये नलिका ब्लॉक हो जाती है तो ये इधर जा नहीं पाएगा, भोजन के पाचन में भी दिक्कत आएगी और पैनक्रियाज जो है ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि पैनक्रियाज की नलिका में फाइब्रस सिस्ट बनता है तो इस रोग का नया नाम दिया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। रोग की जो पहचान है वो फेफड़े नष्ट होने से, फेफड़ों में गाढ़ा श्लेष्मा जमा होने और फेफड़े नष्ट होने से और पैनक्रियाज ब्लॉक होना, ये कुछ विशेष सिम्टम इसमें तुरंत दिखते हैं। हालांकि जो मुख्य बात यह है कि शरीर में आयन असंतुलन पैदा होता है और उसी की वजह से ये सारा काम होता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस और टे सेक्स डिजीज दोनों अलग अलग प्रकार के रोग हैं। इससे पहले जो तीन चीज मैंने आपको बताई थी, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये एक ही उपापचयी पाथ के अलग अलग एंजाइम की अनुपस्थिति की वजह से बन रहे थे। ये तीनों मिलते जुलते हैं। फिर वसा उपापचय का एक रोग हमने पढ़ा, टे सेक्स डिजीज, और आयन परिवहन से संबंधित एक रोग रहा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब तक हम 5 रोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम हीमोग्लोबिन से संबंधित 2 रोगों का जिक्र करेंगे, हीमोग्लोबिन से संबंधित, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो है सिकल सेल एनीमिया जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्लेयोट्रॉपी में, इसलिए वापस डिटेल में नहीं लेंगे, और दूसरा है थैलेसेमिया जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दोनों की तुलना भी आनी चाहिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगला जो है बेसिकली सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया चूंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं केवल आपको एक संक्षिप्त में इसका निष्कर्ष बता रहा हूं, केवल हम रिकॉल कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया जैसा आपको पहले बता रखा है ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है और ये आपको बता भी रखा है कि ये असामान्य बीटा चेन के बनने से होता है, एबनॉर्मल बीटा चेन के निर्माण के कारण होता है, ठीक है। इस एबनॉर्मल बीटा चेन में क्या होता है, इसका जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है, 6 अमीनो एसिड जो है ये ग्लूटामिक एसिड होता है, याद है ग्लूटामिक एसिड। अब ये हट जाता है और 6 अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, वेलिन, वेलिन आ जाता है और इसलिए एक असामान्य हीमोग्लोबिन, असामान्य बीटा चेन बनती है और असामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा। तो यहाँ बीटा चेन के अंदर एक अमीनो एसिड के परिवर्तन से ये रोग होता है। 6 अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन अमीनो एसिड के आ जाने से ये रोग उत्पन्न हुआ, ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। अब इसके जो लक्षण है मैं ऑलरेडी आपको पूरा प्लेयोट्रॉपी में कैसे एक के बाद एक लक्षण बनते बता चुका हूं, मैं यहाँ सिर्फ लिस्ट लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है। लक्षणों में क्या है भाई, असामान्य बीटा चेन है तो असामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा, पहला लक्षण तो यही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये असामान्य हीमोग्लोबिन जब आरबीसी में जाता है, आपको बताया गया था कि कम ऑक्सीजन होने पर, ऑक्सीजन तनाव की स्थिति में सिकल शेप्ड आरबीसी का बनना, ठीक है। ये सिकल शेप्ड आरबीसी ऑक्सीजन की कमी के दौरान बनेगी,
ऑक्सीजन की कमी में सिकल शेप आरबीसी बन जाती है। सिकल शेप आरबीसी का जीवन काल ज़्यादा नहीं होता है तो जल्दी नष्ट होती है। आरबीसी जब ज़्यादा नष्ट होती है तो हीमोग्लोबिन भी नष्ट होगा, तो उच्च हीमोलाइसिस होगा और रक्त में आरबीसी की कमी होने की वजह से एनीमिया हो जाएगा। हीमोलाइसिस अधिक होने की वजह से जॉन्डिस भी दिखाई देगा, पीलिया। तो ये सारे इनसे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ ये आरबीसी दृढ़ और कठोर हो जाती है, याद है, और दृढ़ और कठोर आरबीसी रक्त वाहिनिकाओं में जाकर के अंत में फंस जाती है और वहां रक्त वाहिनिकाओं का रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है और शरीर के अंगों तक बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। तो परिसंचरण धीमा हो जाता है, दृढ़ और कठोर आरबीसी बनना, ये विभिन्न प्रकार के जो सिम्टम है ये सभी सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल से मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी प्लियोट्रोपी में आपको ये पहले पढ़ाया जा चुका है। मैंने केवल लक्षणों के नाम लिखे हैं, सिम्टम लिखे। अब ये तो था सिकल सेल एनीमिया। अब हम मुख्य रूप से बात करते हैं थैलेसेमिया पर। थैलेसेमिया भी सिकल सेल एनीमिया की भांति हीमोग्लोबिन से संबंधित ही रोग है, लेकिन थैलेसेमिया का रोग का तरीका या कारण अलग है, सिकल सेल एनीमिया का अलग है। सिकल सेल एनीमिया में तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन हुआ, 6 नंबर का कोड बदला और अमीनो एसिड बदल गया ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। और सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन का कोई काम नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जो 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। ठीक है, सिकल थैलेसेमिया की बात करें तो थैलेसेमिया भी एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। अभी तक जितने भी रोग बताए सब ऑटोसोमल रिसेसिव ही हैं ये। ठीक है, ये आनुवांशिक विकार अकेला एक नहीं है, ये आनुवांशिक विकारों का समूह है, अर्थात थैलेसेमिया एक से ज्यादा प्रकार के हैं। आनुवांशिक विकारों का समूह है जो हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, मतलब अल्फा व बीटा चेन के कम संश्लेषण या अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। थैलेसेमिया का कारण हमें एक लाइन में समझाया आपको। हीमोग्लोबिन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं अल्फा और बीटा, उसके कम बनने, या तो अल्फा कम बने या बीटा कम बने, उनके कम बनने या कभी कभी नहीं बनने, अनुपस्थिति के कारण ये होता है। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सामान्य हीमोग्लोबिन है उसको हम अल्फा 2 बीटा 2 कहते हैं, अर्थात उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें से 2 अल्फा की चेन है और 2 बीटा की चेन है। ठीक है, ये तो एक सामान्य बात है। अब आप देखिए, अल्फा चेन बनने का जीन अलग है और बीटा का जीन अलग है। ठीक है, अल्फा का जो जीन होता है वो गुणसूत्र संख्या 16 पर है, बीटा का जीन क्रोमोसोम 11 पर है। ठीक है, रोग आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, अल्फा का जीन गुणसूत्र 16 पर, बीटा का जीन गुणसूत्र 11 पर है। अच्छा, एक और बात, अल्फा के तो हमारे गुणसूत्र 16 पर 2 जीन है एक जैसे, इसके 2 जीन होते हैं, कुल मिलाकर 4 एलील होंगे मानव में, डिप्लॉइड है तो एक जीन में 2 एलील होंगे। और बीटा चेन का एक ही जीन होता है क्रोमोसोम 11 पर, तो इसके 2 एलील रहेंगे, इसके 4 एलील। भले अब इसके 2 जीन है, इसका एक जीन है, लेकिन इन जीन के प्रदर्शन का दर इस तरह से निर्धारित होता है कि शरीर में अल्फा श्रृंखला बीटा श्रृंखला बराबर मात्रा में बनती है। ठीक है, तो अल्फा को बनाने वाले तो 4 एलील हो गए, बीटा को बनाने वाले 2 एलील है। ठीक है, यानी कि बीटा एलील का जो कार्य करने की दर है, बीटा चेन बनाने की दर अल्फा एलील से डबल होगी। यहाँ 4 एलील मिलकर के जितनी अल्फा चेन बनाएंगे उतनी बीटा चेन 2 एलील मिलके बना देंगे। समझ में आई बात? और बराबर मात्रा में अल्फा और बीटा चेन बनती है और हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो सामान्य स्थिति। अब रोग कैसे हुआ देखिए, रोग कुछ इस तरह से हुआ कि इस अल्फा और बीटा चेन के जीन में हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन भी कैसा, या तो नॉनसेंस म्यूटेशन जिससे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, आधी अधूरी बनती, या फिर जीन पूरा का पूरा एलील डिलीट हो जाए, निकल जाए। तो अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो होता क्या है, अगर अल्फा चेन के जीन में किसी में म्यूटेशन हुआ तो अल्फा चेन बनना कम हो जाएगी, बीटा में म्यूटेशन हुआ तो बीटा चेन बनना कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, मानव में देखिए हीमोग्लोबिन बनते समय एक साम्य व्यवस्था रखी जाती है कि दोनों श्रृंखलाएं 2-2 लेकर के 4 श्रृंखला का हीमोग्लोबिन बनता है। अब मानव में एक बड़ी विशेष बात यह कि अगर किसी वजह से एक प्रकार की श्रृंखला कम बन रही है तो हीमोग्लोबिन बनना रुकता नहीं है, बल्कि हीमोग्लोबिन बनता है और उसमें दूसरे प्रकार की श्रृंखला की मात्रा बढ़ा देते हैं। मान लो जैसे अल्फा कम बन रही है तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसमें बीटा बढ़ा देते हैं, अल्फा नहीं बन रही है तो पूरी बीटा लगा देते हैं। कैसे? सामान्य हीमोग्लोबिन अल्फा 2 बीटा 2 है,
अब अल्फा मान लो कम बन रही है, बीटा ज्यादा बन रही है, एक की मात्रा, एक का संश्लेषण कम होता है तो दूसरे का बढ़ जाता है, ये संतुलन है इनमें। अब ऐसे में हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो अल्फा 2 बीटा 2 नहीं बनेगा, अल्फा 1 बीटा 3। अल्फा की एक श्रृंखला ली, बीटा की 3 लगा दी, क्योंकि अल्फा कम बन रही। और अगर अल्फा बिल्कुल ही नहीं बन रही है तो चारों श्रृंखला बीटा की लगा दी। अब ये असामान्य हीमोग्लोबिन है। अल्फा 2 बीटा 2 के अलावा जो हमने बनाया अल्फा 1 बीटा 3 और बीटा 4, यही चीज उल्टी भी हो सकती है कि बीटा के जीन में म्यूटेशन हो गया, बीटा श्रृंखला कम बन रही है तो अल्फा बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन बनेगा अल्फा 3 बीटा 1। या अगर बीटा बन ही नहीं रही है तो चारों श्रृंखला अल्फा की लगा दी, अल्फा 4। ये तमाम प्रकार के हीमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन से अलग होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं, आरबीसी में चले जरूर जाते हैं लेकिन तुरंत नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के साथ ही आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। अब आप देखिए, अगर हीमोग्लोबिन और आरबीसी नष्ट हो रही है तो सिम्टम क्या आएंगे, लक्षण क्या आएंगे। आरबीसी नष्ट हो रही, हीमोग्लोबिन नष्ट हो रही, शरीर में आरबीसी की कमी यानी कि गंभीर एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से हीमोलाइसिस बढ़ेगा, जॉन्डिस होगा। मतलब सिकल सेल एनीमिया के जो सिम्टम थे करीब करीब वैसे ही सिम्टम आएंगे, लेकिन ये ज्यादा सीवियर आते हैं और फिर उससे शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होने लगते हैं, और अगर ढंग से समय पर उपचार या संभाला न जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो हमें इस रोग के कारण समझ में आने चाहिए। देखिए क्या है, मैंने जो आपको बताया हमने उसको निष्कर्ष रूप में लिखा दी है कि अल्फा चेन अथवा बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन के कारण इनका संश्लेषण कम हो जाता है अथवा संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, पहली बात कि अल्फा चेन का जीन बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन होने पर ऐसा होगा। अब इससे क्या होगा, मानव में हीमोग्लोबिन की दोनों श्रृंखलाओं में से कोई श्रृंखला यदि कम बनती है या नहीं बनती है तो दूसरी श्रृंखला की मात्रा हीमोग्लोबिन में बढ़ जाती है और इस तरह से असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, जैसे अल्फा 3 बीटा 1 या अल्फा 1 बीटा 3, अल्फा 4 बीटा 4, ये सब असामान्य हीमोग्लोबिन ये बनेंगे। अब ये असामान्य हीमोग्लोबिन बहुत ही अस्थायी अनस्टेबल होते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने से आरबीसी भी नष्ट हो जाती है और जिससे सीवियर एनीमिया हो जाता है, हेमोलाइसिस उच्च होगा, जॉन्डिस और इस प्रकार के लक्षण आने लगेंगे। तो अगर हम सिम्टम वाइज देखें तो सिकल सेल एनीमिया के और थैलेसेमिया के सिम्टम काफी समान से लगते हैं। हालांकि सिकल सेल एनीमिया कई बार इतना गंभीर रोग नहीं दिखता जितना थैलेसेमिया है। अब देखिए, थैलेसेमिया में कई प्रकार आते जाएंगे कि कितनी मात्रा बन रही है, कम बन रही, ज्यादा बन रही, नहीं बन रही, अल्फा बन रही, बीटा बन रही, कौन सी बन रही, तो कई तरह के होंगे। थैलेसेमिया कई प्रकार के होंगे और थैलेसेमिक जो होते हैं ये जन्मजात रोग है, सब आनुवांशिक रोग है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब से इसका ब्लड जो होता है उसके अंदर आरबीसी ज्यादा समय रह नहीं पाती, नष्ट हो जाती। ठीक है, अब ऐसे केस में इनके उपचार के लिए क्या करते हैं, देखो थैलेसेमिक बच्चों के उपचार का तरीका एक ये है, क्योंकि इनके अंदर जो आरबीसी बन रही, जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो ज्यादा समय टिकता नहीं है, तो फिर इनको हम बाहर से ब्लड दिया जाता है। और जितने थैलेसेमिक रोगी होते हैं उनको समय समय पर ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड दिया जाता है। ठीक है, और वो ब्लड जितने दिन काम करता है तब तक ठीक रहता है, क्योंकि इनके खुद का जो ब्लड है और उसकी जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन है वो तो ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो बाहर से दिया जाता है। और इनको जीवन पर्यंत एक निर्धारित अंतराल पर बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और कोई उपचार नहीं है। अच्छा, जो ये अल्फा 4 और बीटा 4 वाले हीमोग्लोबिन है ये ज्यादा अस्थायी है, तुरंत नष्ट हो जाते, तो यहाँ फिर बहुत जल्दी जल्दी हमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा कुछ ही दिनों में। और ये अल्फा 3 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 3 उनकी तुलना में थोड़े स्टेबल हैं, तो कुछ समय चल जाते हैं, तो भी ब्लड तो चढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा देर से चढ़ाना पड़े। तो अलग अलग प्रकार की थैलेसेमिया में एक उपचार तो ये है कि उनको समय समय पर रक्त दिया जाएगा। रक्त देने की जो अंतराल अवधि है वो थैलेसेमिया की गंभीरता पर निर्भर करेगी कि कौन सी श्रृंखला बन रही, कौन सी नहीं बन रही, कैसा हीमोग्लोबिन है। समझ में आई बात? तो थैलेसेमिया का पहले बेसिक एस्पेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर है। म्यूटेशन किसी में भी हो सकता है, दोनों में एक साथ हो, यह अत्यंत विरल अवस्था है। अब अल्फा में म्यूटेशन होगा तो अल्फा चेन कम बनेगी, बीटा में म्यूटेशन होगा तो बीटा चेन कम बनेगी। इसी वजह से हम थैलेसेमिया के दो प्रकार बना देते हैं, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, अल्फा श्रृंखला कम बनेगी तो अल्फा थैलेसेमिया,
बीटा श्रृंखला कम बनेगी तो बीटा थैलेसेमिया। इन दोनों में भी बीटा थैलेसेमिया हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो थैलेसेमिया के इन सिम्टम के साथ साथ इनके प्रकार भी ध्यान रख लें। इसके दो प्रकार रहेंगे। पहला है बीटा थैलेसेमिया, और ये अधिक सामान्य होगा, ये ज्यादा सामान्य। कारण क्या है, देखो बीटा के होते हैं 2 एलील। ठीक है, तो पहली बात, बीटा का एक अलील अल्फा के एक अलील से तो डबल काम करता है, और अगर मान लो एक अलील भी म्यूटेट हुआ तो अच्छी खासी बीटा की श्रृंखला कम हो जाएंगी। उधर अल्फा के 4 अलील हैं, ठीक है, उसमें अगर एक का म्यूटेशन भी हो गया तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि उसमें प्रति अलील का कार्य कम है, बीटा से तो आधा है। इसलिए आपको मानव जनसंख्या में बीटा थैलेसेमिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और ये बीटा चेन के कम बनने या नहीं बनने से होता है, और इसका जीन गुणसूत्र 11 पर है जैसा मैंने आपको बताया, और इसके 2 अलील होंगे। ठीक है, अब 2 अलील होने पर यहाँ 2 अवस्था हो गई। एक अवस्था तो ये है कि 2 अलील हैं, उनमें से एक में म्यूटेशन हो जाए और एक सामान्य रहे, तो म्यूटेशन वाला तो बनाएगा एबनॉर्मल, और सामान्य वाला सामान्य ही बीटा श्रृंखला बनाएगा। तो वहां फिर क्या होगा, पूरा ही हीमोग्लोबिन बेकार नहीं होगा, और ये विषम युग्मी अवस्था होगी। और अगर दोनों के दोनों अलील में म्यूटेशन हो गया तो ये समयुग्मी अवस्था हुई। तो आप देखिए क्या होगा, इसके 2 अलील में यदि एक ही अलील में म्यूटेशन होता है तो उसको हम कहेंगे विषम युग्मी अवस्था। ऐसे में बीटा चेन का निर्माण कम हो जाएगा। बनेगी तो सही ना बीटा चेन, अब पहले 2 अलील मिलके बनाते थे, अब एक अलील बना रहा है। ठीक है, तो बीटा चेन का निर्माण कम हो जाता है और असामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा, और निर्माण कम होने की वजह से अल्फा 3 बीटा 1 वाला हीमोग्लोबिन के 1 बीटा और 3 अल्फा लगा के बनाएंगे। ठीक है, इस वाले थैलेसेमिया को, ये जो है ये थोड़ा माइल्ड होता है, इसको बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया माइनर, ये माइनर कहा जाएगा। एक और होता है कि इसके अगर दोनों अलील म्यूटेट हो जाए, अब अगर दोनों ही अलील में म्यूटेशन हो गया जिसको हम कहेंगे समयुग्मी अवस्था, तो फिर बीटा चेन बिल्कुल नहीं बनेगी। समझ में आई बात? पहले तो 2 अलील हैं, दोनों ही म्यूटेट हो गए तो बीटा चेन बनना बंद, केवल अल्फा ही बन रही है। तो जो अब हीमोग्लोबिन बनेगा उसमें केवल अल्फा 4 चारों श्रृंखला अल्फा की लगाएंगे, और ये ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, ये तो बहुत ही कम समय तक रहता है, और इसीलिए यहाँ इससे जो थैलेसेमिया होगा वो सबसे गंभीर होता है। बीटा थैलेसेमिया मेजर कहते हैं इसको। इसका एक सामान्य नाम है कूलीज एनीमिया, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा है कूलीज एनीमिया, बीटा थैलेसेमिया मेजर। जितने भी प्रकार के थैलेसेमिया हैं उनमें सबसे खतरनाक थैलेसेमिया बीटा थैलेसेमिया मेजर होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम आयु रहती है और बचाना मुश्किल होता है, बार बार ब्लड, क्योंकि इसमें रक्त जो है बहुत ज्यादा ही डैमेज होता है। ठीक है, मतलब बीटा थैलेसेमिया भी 2 तरह का हो गया, बीटा थैलेसेमिया माइनर, बीटा थैलेसेमिया मेजर। ठीक है, माइनर जो थैलेसेमिया है वो एक अलील में म्यूटेशन हुआ है, तो एक अलील अभी सामान्य है तो उससे थोड़ी बहुत बीटा चेन बन रही है, और थैलेसेमिया मेजर में दोनों अलील म्यूटेट हो जाते हैं तो बीटा चेन बनना ही बंद हो जाती है, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन अल्फा से बनता है, और ये ज्यादा हानिकारक है। तो ये बीटा थैलेसेमिया ये फिर भी कॉमन मिलता है, क्योंकि 2 ही अलील है, एक में म्यूटेशन होना स्वाभाविक है, और ये बीटा थैलेसेमिया माइनर बहुत कॉमनली मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा थैलेसेमिया की बात करें। अल्फा थैलेसेमिया बीटा की तुलना में कम सामान्य है। ठीक है, और अल्फा चेन के कम बनने और नहीं बनने से होगा, और इसके 2 जीन होते हैं जो गुणसूत्र 16 पर हैं, कुल मिलाकर इसके 4 अलील होंगे। इसमें जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, अल्फा अगर कम बनेगा तो अल्फा 1 बीटा 3, और अल्फा बिल्कुल नहीं बनेगा तो बीटा 4। हाँ, यहां अब हम माइनर मेजर नहीं कर रहे, अगर ऐसे करेंगे तो यहां तो 4 प्रकार के अल्फा थैलेसेमिया बने। कैसे? 4 अलील है, एक में म्यूटेशन हो गया, 3 अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा ही अल्फा चेन कम होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मालूम भी नहीं चलेगा। 2 अल्फा अलील म्यूटेट हुए तो थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन तब भी अल्फा 1 बीटा 3 वाला हीमोग्लोबिन बनेगा। 3 अल्फा अलील म्यूटेट हो गए तो थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा, और जब चारों अल्फा अलील म्यूटेट हो जाएं तो सबसे गंभीर अल्फा थैलेसेमिया बनेगा, जिसमें बीटा 4 बनेगा, और ये अत्यंत विरल अवस्था हो गई। देखिए, एक अलील में म्यूटेशन होना स्वाभाविक है, ज्यादा से ज्यादा 2 में करा लो, बट 3 अलील में म्यूटेशन और चारों के चारों अलील में म्यूटेशन हो जाना बहुत ही रेयर कंडीशन है, ऐसा रेयरली कभी होता है। इसलिए अल्फा थैलेसेमिया की हमें ज्यादा सीवियर स्टेज, ज्यादा गंभीर अवस्था दिखती ही नहीं। अल्फा थैलेसेमिया माइल्ड ही दिखता है, 1 अलील या 2 अलील वाला।
ज्यादा जो गंभीर दिखेगा वो बीटा दिखेगा, क्योंकि वहां अगर दोनों एलील में म्यूटेशन हो गया तो बिल्कुल ही वहां तो सीवियर बनेगा मेजर थैलेसेमिया। इसलिए यहां माइनर मेजर ना करके लिख दिया जाता है कि रोग की गंभीरता म्यूटेटेड एलील की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे म्यूटेटेड एलील की संख्या बढ़ेगी अल्फा थैलेसेमिया की गंभीरता भी बढ़ती जाएगी और ये सीवियर होता जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अल्फा और बीटा थैलेसेमिया और थैलेसेमिया का ओवरऑल प्रकार समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं सिकल सेल एनीमिया से इसकी तुलना करूं, आप देखिए आईपीएमटी में इसकी तुलना पर भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पर तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा है। अब आप देखिए सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन में तो कोई काम ही नहीं है और बीटा चेन में भी उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है कि एक अमीनो एसिड बदल गया। बीटा चेन जिस मात्रा में बनती थी उतनी बन रही है। तो सिकल सेल एनीमिया में अल्फा और बीटा चेन की मात्रा का कोई काम नहीं है, मात्रा तो जितनी बनती उतनी बनती है। यहां तो बीटा चेन की गुणवत्ता प्रभावित हो गई और एक अमीनो एसिड बदल गया। इसलिए सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक रोग है, वहां मात्रा का कोई काम ही नहीं है। थैलेसेमिया में आप देखिए अल्फा और बीटा चेन दोनों की मात्रा में मुख्य रूप से प्रभाव दिखेगा। मात्रा कम ज्यादा हो रही है, गुणवत्ता तो समान है। अमीनो एसिड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, केवल मात्रा, कभी अल्फा कम कभी बीटा कम, ये मात्रात्मक रोग है। और इसीलिए अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया का थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया की तुलना आनी चाहिए, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया की तुलना जो है इसमें क्या है, देखो बीटा चेन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाता है, किंतु अल्फा और बीटा चेन की मात्रा समान रहती, गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः ये एक गुणात्मक रोग है, क्वालिटेटिव, याद रखना। इधर क्या है, इधर अल्फा और बीटा चेन की गुणवत्ता समान है, यहां मात्रा प्रभावित होती है, मात्रा कम ज्यादा है और इसीलिए ये मात्रात्मक रोग कहा जाता है, क्वांटिटेटिव रोग। एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव रोग है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया आपके इस चैप्टर के दो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कई बार तुलनात्मक रूप से भी पूछे जाते हैं। तो दोनों बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि क्या अंतर है और दोनों में किस तरह से रोग होता है। समझ में आई बात? तो अब तक जितने हमने रोग पढ़े ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव ही हैं। एक दो हम ऑटोसोमल प्रभावी रोग का भी जिक्र कर लें, जिनका मैंने आगे भी जिक्र किया है एक आध जगह उदाहरण में। जैसे अगला रोग मैं आपको बताऊं तो यह है हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया हमने जब घातकता पढ़ी थी तो मैंने वहां पर आपको घातकता में डिलेड लीथैलिटी में इसका उदाहरण बताया था, हंटिंगटन्स कोरिया और अल्जाइमर, जो मानव में लेट एज में 30, 40, 50 साल की उम्र के बाद आने वाले आनुवंशिक विकार हैं और ये प्रभावी भी हैं। ये ऑटोसोमल प्रभावी रोग है, अभी तक हमने अप्रभावी देखे थे, ये प्रभावी हंटिंगटन्स कोरिया वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा है, ठीक है। और ये लेट एज में 30-40 वर्ष की आयु के बाद ही दिखाई देता है। आमतौर पर व्यक्ति अपना बहुत कुछ जीवन जी लेता है और लास्ट में जाकर इसके सिम्टम आते हैं। और इनमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए इसका कारण अगर हम देखें तो इस रोग में मानव के मस्तिष्क में एक विषैला प्रोटीन जमा होता रहता है जिसे हम कई बार हंटिंगटिन प्रोटीन भी कहते हैं। एक विषैले प्रोटीन हंटिंगटिन प्रोटीन के ब्रेन में जमाव से होता है और ये पूरे जीवन पर्यंत थोड़ा जमा होता रहता है। और जब 30-40 साल की आयु हो जाती है तब तक इसका जमाव इतना हो जाता है कि फिर ये मस्तिष्क को नष्ट करने लगता है और तब हमें रोग के सिम्टम दिखते हैं। और जब इसके रोग के सिम्टम आते हैं उसके बाद ये 2-5 साल मुश्किल से जी पाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कई बार इन्हें रोग को पहचान में भी नहीं आते क्योंकि इनके लक्षण आमतौर पर व्यक्ति में बुढ़ापे के जो लक्षण है उससे मिलते जुलते होते हैं, इसलिए ये रोग है यही पहचान में नहीं आता कई बार। हालांकि बुढ़ापे में जो लक्षण 90 साल 100 साल की आयु में लोगों में आते हैं वो इसमें 40-50 साल की आयु में आने लग जाते हैं। तब भी कई बार इसे बुढ़ापे के चिन्ह मान लिए जाते हैं, तो उपचार ज्यादा होता ही नहीं। इन रोगों के बारे में ज्यादा हमें डिटेल पता भी नहीं क्योंकि मृत्यु भी जल्दी हो जाती है, बट होती बहुत, ये रोग बहुत लेट आते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क में विषैले प्रोटीन हंटिंगटिन प्रोटीन के जमाव की वजह से हो रहा है। तो यहाँ प्रोटीन बन रहा है, यहाँ जो अलील है ये प्रभावी अलील है, ये काम करता है, प्रोटीन बना रहा है, हालांकि ये प्रोटीन विषैला है, ठीक है। अब इसके सिम्टम देखिए किस प्रकार के रहे। तो अब सीधी सी बात है, एक जो मुख्य सिम्टम है कि मस्तिष्क जो है आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर कहते हैं, ब्रेन डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। और मस्तिष्क जो है 20 से 30% संकुचित हो जाता है।
यहाँ से दब जाता है, ऊपर से थोड़ा सा हमें गड्ढा जैसा ही दबा हुआ लगता है। आमतौर पर ये चीजें जो है 80-90 साल की जो अधिक आयु वाले लोग हैं उनमें होता है कि उनमें मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जल्दी होने लगता है। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस मतलब आयु बढ़ने के साथ बढ़ने वाला लकवा, तो धीरे धीरे शरीर में जो है लकवा बढ़ने लगता है, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो जाता है। देन हाथ पाँव का मूवमेंट सही नहीं होता, हमारे जो नॉर्मल हाथ पाँव काम करते हैं ऐसे नहीं है, और उनमें एक अप्रत्याशित रूप से कंपन होता है, बस बैठे वो हाथ अपने आप ही कांपता रहता है। आप देखो बूढ़े लोगों में कई बार, अधिक आयु वाले लोगों में हाथ पाँव में कंपन दिखाई देता है, तो उसी तरह का सतत कंपन दिखाई देता है। और इसी तरह से टंग जो है, जबान जो है हमारी, उसमें भी एक तरह का कंपन रहता है, और इसीलिए टंग मूवमेंट सही नहीं होने के कारण बोलने में दिक्कत आती है। तो बोलने में दिक्कत है, चलने बैठने में दिक्कत है, हाथ पाँव में कंपन मूवमेंट रहता है। ठीक है, बाकी मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ता जा रहा है और शरीर के विभिन्न भागों में लकवा होता जाता है। साथ साथ में व्यक्ति की याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो व्यक्ति की मेमोरी, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता आयु के साथ घटती जाती है। ठीक है, वैसे भी आयु बढ़ने पर थोड़ी तो मेमोरी कम होती है। और आप देखो अधिक आयु वाले व्यक्ति अपने घर के सदस्यों को ही नहीं पहचान पाते। जब बहुत ज़्यादा आयु हो जाती है, बिस्तर में पड़े हैं और वो घर वालों को ही नहीं पहचान पा रहे, मेमोरी लॉस होता है। मेमोरी लॉस एक नेचुरल कार्य है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत लेट एज में जाके आती है, ये थोड़ी जल्दी आ जाती है इस रोग में, यहाँ 40-50 साल में, और अंततः इसमें मृत्यु होती है। इनका कोई ऐसा उपचार भी नहीं है, सब आनुवंशिक विकार है, और इसमें तो जब सिम्टम आने लगते हैं उसके बाद ज़्यादा लाइफ नहीं बचती। ठीक है, तो हंटिंगटन्स कोरिया प्रभावी रोग के उदाहरण में ध्यान रखिएगा। इसके जैसा ही मिलता जुलता एक और रोग है, वो भी ध्यान रखिएगा, और वो है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर बल्कि ज़्यादा पॉपुलर रोग है, हंटिंगटन्स कोरिया तो कम होता है, अल्जाइमर रोग ज़्यादा पॉपुलर है। कई बार सुनने को मिलता है, इस रोग पर आधारित कई सारी मूवी बन चुकी है, अलग अलग पिक्चरों में इस रोग को दिखाया गया, अल्जाइमर को। किसी समय में ब्लैक पिक्चर मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने इस रोग से ग्रसित बताया गया और ये बताया गया। ठीक है, अल्जाइमर रोग जो है ये एक से अधिक जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। पहली बात तो इसका कोई एक जीन नहीं, अल्जाइमर के कारण बहुत सारे। ठीक है, तो अलग अलग कई सारे गुणसूत्रों पर इसके जीन हैं, कुछ प्रभावी भी हैं, कुछ अप्रभावी भी है। तो एक से अधिक जीन की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, ये भी लेट एज में आता है, और बल्कि ये तो और लेट आता है, करीब 40-50 साल के बाद ही आता है। ठीक है, और इसमें भी ब्रेन में विभिन्न प्रकार के विषैले प्रोटीन जमा होते हैं। ये अमाइलोइड बीटा पेप्टाइड हो सकता है, एपोई प्रोटीन जैसे हानिकारक प्रोटीन के जमाव से होता है। हंटिंगटन्स कोरिया और अल्जाइमर का आधारभूत कारण एक जैसा लगता है कि मस्तिष्क में कुछ हानिकारक प्रोटीन के जमाव और मस्तिष्क के नष्ट होने से ये रोग होता है। अल्जाइमर की हमें पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखती है। ठीक है, अल्जाइमर के सिम्टम भी हंटिंगटन्स कोरिया से मिलते जुलते ही सिम्टम होंगे। इसके भी जो लक्षण हैं, आयु बढ़ने के साथ मस्तिष्क का नष्ट होना, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होना, शरीर का पैरालिसिस होता जाता है, ब्रेन नष्ट होता जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। साथ साथ में हाथ पाँव में असामान्य और सतत कंपन, और बोलने में, चलने बोलने में जो दिक्कत है वो यहाँ भी है। ये चीज़ें करीब करीब वैसी हैं। यहाँ हमें मस्तिष्क का संकोचन ज़्यादा नहीं दिखता जैसा हंटिंगटन्स कोरिया में दिखता है। ठीक है, वहाँ पर हमने कहा था कि याददाश्त जो है वो धीरे धीरे जाती है। ठीक है, लेकिन वो याददाश्त फिर स्थायी रूप से चली जाती है। यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ पर जो मेमोरी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, अचानक लॉस हो। निर्णय लेने की क्षमता का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर जो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, उसे निर्णय लेना कि मुझे अब खाना खाना, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, वो अपने बारे में कई निर्णय लेता है, वो नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता है, और वैसे सारी चीज़ें स्वतः ही चलती। इसमें क्या होता है, अचानक मस्तिष्क में से मेमोरी लॉस होती है, लेकिन ये जो है वापस भी कभी कभी वापस भी आ जाती है। हंटिंगटन्स कोरिया अल्जाइमर वाले जो रोगी होते हैं, कभी आप देखेंगे अचानक से घर के सदस्यों को पहचान नहीं पा कौन है भाई ये। ठीक है, भले उस व्यक्ति से थोड़ी देर पहले मिले होंगे। हमारे शरीर में क्या होता है, एक अस्थायी मेमोरी बनती है। जैसे हमने किसी को देखा, किसी से मिले, तो एक अस्थायी मेमोरी बन गई, वो हमें याद रहती है, और धीरे धीरे ये अस्थायी मेमोरी फिर स्थायी होती जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है, वो अस्थायी मेमोरी नष्ट हो जाती है। जैसे आप इस कमरे में किसी दरवाजे से अंदर आए, अंदर आते अचानक आपकी मेमोरी खत्म हो गई, वो अस्थायी, और आप भूल गए मैं कहाँ से आया। हम जिस रास्ते से गए वो रास्ता भूल जाते हैं। इस तरह के अचानक मेमोरी लॉस, हालांकि ये वापस रिकॉल भी हो जाती है कई बार। अल्जाइमर के रोगी के साथ अक्सर होता है कि हो सकता है वो आप उससे मिले और 1 घंटे बाद वापस मिल रहे हैं, तो वो कहेगा भाई तुम तो कई महीनों से मिले नहीं हो। ठीक है, वो पहले आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन अब पहचान पा रहा है।
ऐसा मेमोरी का जो लॉस है, फ्लैशेस में मेमोरी लॉस होती है, इस प्रकार के सिम्टम खूब दिखते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये लेट एज में आने वाली डिजीज हैं। इनमें क्या है, धीरे धीरे जब इनकी हालत बिगड़ती है, अल्जाइमर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से चलता है। उपचार के माध्यम में बस यही किया जाता है, थोड़े बहुत जो मेडिसिन दी जाती है इनमें, वो यही है कि मस्तिष्क में जो ये जमाव हो रहा है और जिससे मस्तिष्क नष्ट होता जा रहा है, उस जमाव को, उस नष्ट को जो है थोड़ा धीमा किया जाए, कम किया जाए, तो थोड़ी आयु बढ़ जाती है। बाकी पूर्णतया इसका कोई उपचार नहीं है। कोई भी आनुवांशिक विकार हो, इनके उपचार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने अभी तक आपको, हमने देखे आनुवांशिक विकारों में मेंडेलियन विकार शुरू किए हैं। मेंडेलियन विकार का पहला भाग हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रोग। विभिन्न प्रकार के मैंने ये ऑटोसोमल रोग बताए। अगर क्रमानुसार देखें तो एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, फिर टे-सेक्स डिजीज, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, हंटिंगटन्स कोरिया, अल्जाइमर रोग, ये सभी ऑटोसोमल रोग हैं, जिनमें लास्ट वाले इन दोनों को छोड़कर सारे ऑटोसोमल प्रभावी हैं। समझ गए? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का ये पहला भाग था, ऑटोसोमल रोग। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में अगला भाग है लिंग संलग्न रोग। जब ऑटोसोम के जीन से रोग हो सकते हैं तो लिंग गुणसूत्रों से भी हो सकते हैं। उन पर बात करेंगे आगे के सेगमेंट में, और बाकी गुणसूत्रीय रोगों पर भी बात करेंगे आगे के हिस्से में। थैंक यू।